नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ऑनलाइन स्टडी कराया जाता है। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर है बगल में, उसको तो दबा ही दीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है वो। क्योंकि उसको दबाने से फ़ायदा यही मिलेगा ना कि जैसे ही मैं इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा, यानी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि इस चैनल पर जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, और आसानी से फिर आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी चलिए, आज जो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने बात कर रहा था वर्ण। दरअसल वर्ण चल रहा है, तो वर्ण में हम लोग 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, 2 वीडियो बन चुका है, अपलोड भी हो चुका है। यदि वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ आप वो 2 वीडियो देख लें, क्योंकि वो 2 वीडियो देखिएगा तो ही कुछ समझ में आएगा, अन्यथा ऊपर उठ जाएगा। और जो पहले से पढ़े हुए हैं तो उसके लिए तो पकड़ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, उसको ज़रूर वो 2 वीडियो देखना चाहिए। उस 2 वीडियो में हमने बताया था वर्ण के भेद। एक तो स्वर वर्ण होता है, एक होता है व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण भी हम 2 प्रकार से बांटे थे। वर्ण टोटल कितना होता था? 46 था। 46 वर्ण था। स्वर कितना था? 11 वर्ण था। और व्यंजन कितना था? 33 वर्ण था। स्वर भी हम 2 प्रकार से बांटे थे। एक जात के आधार पर बांटे थे, तो जात के आधार पर बांटे थे। एक सजातीय था ना, एक सजातीय था, राइटिंग पे मत जाइएगा, और दूसरा था विजातीय था। और एक बांटे थे कि जब हम उच्चारण कर रहे थे उसमें समय लग रहा था, समय के आधार पर जो हम बांटे थे, इसमें एक बांटे थे मूल स्वर, जिसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर भी, और एक होता है दीर्घ स्वर। ये 2 होता है स्वर वर्ण, इसको हम पढ़ लिए थे। उसके बाद हम व्यंजन वर्ण में आते हैं, तो व्यंजन वर्ण में भी हम पढ़े थे कि इसका मुख्य रूप से 3 होता है। एक होता है स्पर्श व्यंजन, और व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो इसका उच्चारण जो होता है स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। बिना स्वर वर्ण का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है, और व्यंजन वर्ण का उच्चारण रुक रुक के और किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से किया जाता है। अब व्यंजन वर्ण 3 प्रकार का होता है। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब अंतस्थ भी क्या था? 25 था। कौन कौन सा? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कोको चोचो जोजो टोटो टोटो तोथो दोदो नो पोफो बबम 5 हो गया। ये स्पर्श व्यंजन के अंदर आ गया। अंतस्थ में क्या आ गया? यो, रो, लो और वो, ये 4 आ गया। 4, जिसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और उसमें क्या होता है? तालब से मूर्धन्य धंसो हो, ये 4 हो गया। टोटल देखिए 33 हो गया। 33 हो गया ना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे अयोगवा वर्ण। अयोग वा वर्ण, ये दोनों वीडियो में हम लोग यही इतना कुछ पढ़ लिए थे। अयोगवा वर्ण, अयोगवा वर्ण में हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके अंतर्गत जो है अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग आता है। अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 वर्ण हो गया, ये अयोगवा वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद अयोगवा वर्ण पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे, एक था अल्प प्राण, एक पढ़े थे अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या था? जिसमें वायु की मात्रा जो है कम लग रही थी। तो अल्प प्राण में कौन कौन सा था? सारे जो थे स्वर वर्ण थे, सारे स्वर वर्ण थे, जिसमें से 11 था स्वर वर्ण, ओ से लेके ओ तक सारे स्वर वर्ण थे। व्यंजन वर्ण में कौन सा था? व्यंजन वर्ण में था पहला, यानी कि अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में पहला था, तीसरा था और 5वां था। तो ऐसे करके 5 गो है ना अंतस्थ व्यंजन में, 5 गो, तो यानी 5 गुना 3, टोटल इसमें 15 हो गया। और उसके बाद आपका अंतस्थ हो गया, सॉरी स्पर्श है ना, ये स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श। और अंतस्थ का जो है भी, अंतस्थ का भी जो है 4 आएगा। तालब से मूर्धन्य धंसो हो, यानी 4 हो गया। 4 टोटल कितना हो गया? और एक जो हो गया आपका अनुस्वार हो गया, अनुस्वार, अनुस्वार हो गया। यानी आप देखें तो अल्प प्राण के अंदर कितना हुआ था? 11 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 1, तब 15 4 19 1 20 10 30 1 31, टोटल 31 आ गया ना। अल्प प्राण के अंतर्गत 31 वर्ण आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे महाप्राण। महाप्राण में इसमें क्या होता है? वायु की मात्रा ज़्यादा लगती है, इसका उच्चारण करने में वायु की मात्रा ज़्यादा होती है। महाप्राण के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा जो छूटा था? वो सारे स्वर वर्ण तो हो गया था। उसमें जो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा छूटा? स्पर्श में छूटा था आपका दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यानी कि खो,
और घो। उसी प्रकार दूसरा और चौथा जो जो होगा सब, तो यानी 5 गो स्पर्श में 5 है, तो 5 गुना 2, 5 दूना 10 वर्ण। इसका हो गया। उसमें अनुस्वार ले लिए थे, इसमें विसर्ग आ जाएगा, इसमें विसर्ग भी आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ऊष्म व्यंजन का आ जाएगा, ऊष्म व्यंजन का आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन का 4 था ना, तालब से मूर्धन्य धन्सो हो, तो इसमें 10 हो गया। उसके बाद विसर्ग 1 हो गया और ये 4 हो गया। 10 11 4 15, यानी कि महाप्राण में कितने वर्ण है? 15 वर्ण है। महाप्राण में कितने वर्ण है? 15 वर्ण है। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका था। आज से हम शुरू करते हैं, अब शुरू करते हैं। बाकी माइंड में बैठ गया होगा, प्रैक्टिस भी करा दिए, रिवाइज करा दिए। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया था, यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं ना, क्या बोलता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको माइंड में रखिएगा, वर्गीय व्यंजन। क्यों वर्गीय व्यंजन कहते हैं? क्योंकि स्पर्श व्यंजन में 5 था ना, 5 5 5 5 5, यानी कि ये कवर्ग हो गया, कोखो गोवंगो, ये चवर्ग हो गया, इसलिए वर्ग में बटा है ना, सब वर्ग, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं स्पर्श व्यंजन को। अगर स्पर्श व्यंजन के बदले वर्गीय व्यंजन रहेगा तो ये भी सही है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो अब आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा घोष। ये घोष वर्ण क्या है? घोष, घोष वर्ण ये क्या होता है? घोष वर्ण क्या होता है? दरअसल घोष वर्ण जो है ना, इसका उच्चारण जो है, इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों जो है आपस में मिल जाता है। स्वर तंत्रियाँ, जो भी स्वर तंत्र जो हम किसी वर्ण का जो उच्चारण करते हैं, जैसे कंठ से उच्चारण करते हैं, तालु से करते हैं, मूर्धा से, हर तरह का, मतलब कि जो भी जो तंत्रियाँ हैं, स्वर तंत्रियाँ, वो क्या था, आपस में मिल जाती हैं और वायु को क्या करता है, धक्का देता है। वायु को धक्का देता है, धक्का देकर बाहर निकलता है, अर्थात झंकार पैदा होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपके सारे जो है स्वर वर्ण आ जाएगा, सारे स्वर वर्ण आ जाएगा, सारे स्वर वर्ण आ जाएगा। तो स्वर वर्ण 11 हो गया घोष में। उसके बाद जो है आपका व्यंजन वर्ण का अंत, यानी कि स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा? तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि 5 हो गया स्पर्श व्यंजन में। यानी कि टोटल कितना होगा वर्ण? 15 इसका हो जाएगा, 11 उसका हो जाएगा। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में क्या था? तालब सो, मूर्धन सो, धन सो, हो, ये चार वर्ण हो जाएगा ये अंतस्थ व्यंजन में। और उस व्यंजन का जो है सिर्फ एक हो ले लेंगे, उस व्यंजन का हो ले लेंगे, यानी टोटल देखें तो एक यानी 4 1 5, 15 5 20, 10 30, 1 31, यानी घोष वर्ण भी कितना है आपका? 31 है। उसके बाद आता है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। ठीक है, ये जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तब ये चीज़ सब पता चलेगा, ये सब का थ्योरी कॉन्सेप्ट, कौन था अघोष, कौन था घोष, कौन था महाप्राण, कौन अल्पप्राण, कौन स्पर्श, कौन अंतस्थ, कौन ऊष्म। जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब पता चलेगा। तब अघोष में क्या क्या छूटा? तो स्पर्श व्यंजन में छूटा कौन कौन सा? दूसरा छूटा और चौथा छूटा। पहला, तीसरा, पाँचवा तो ले लिए थे ना, तो स्पर्श में टोटल 25 है, तो 25 में स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग था, तो 5 वर्ग में 2 ले लिए, तो 5 गुना 2, यानी इसमें 10 वर्ण है। कौन कौन सा वर्ण समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर कवर्ग का लें तो क्या हो जाएगा? खो हो जाएगा और एक गो हो जाएगा। चवर्ग वाला में ले लेते हैं 6 और जो, इसी प्रकार जो है 5 गो था ना, पवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तो उसका 5 दूनी 10 हो गया ये। और इसके अंतर्गत जो है आपका अंतस्थ तो सब हो ही गया था, और तीनों सो जो है, यानी कि तालब सो, मूर्धन सो, धन सो, ये तीनों, क्योंकि हो तो हम उसी में ले लिए थे घोष वर्ण में। तो ये आपका 3 10 3 13, टोटल अघोष वर्ण कितना है? 13 है। ठीक है, अघोष वर्ण के अंतर्गत ये टोटल 13 आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। ठीक है, वर्ण के अंतर्गत, वर्ण चैप्टर के अंतर्गत जितना भी कुछ आ रहा है, मैंने सारा चीज़ कवर कर रहा है, कुछ नहीं छोड़ा है।
तो अब आता है बलाघात। नाम तो सुना ही होगा, बलाघात या स्वराघात। नाम सुना ही होगा, बलाघात या स्वराघात। अब ये क्या होता है, बलाघात या स्वराघात क्या होता है? यदि बलाघात की बात करें दोस्त, तो उच्चारण उच्चारण करते समय उच्चारण के समय उच्चारण के समय उच्चारण के समय जब स्वरों पर जब स्वरों पर जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है, अधिक बल पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वराघात स्वराघात या बलाघात कहते हैं। उच्चारण के समय जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उस समय जो स्वर पर जो बल पड़ता है ना, उसे ही स्वराघात या बलाघात कहते हैं। अब नहीं पकड़ में आया तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले इसका हम प्रकार देख लेते हैं। जैसे पक्का, जैसे अगर हम पक्का देखें, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो जोड़ पड़ेगा। सीधा अगर पक्का बोल दे, पक्का पक्का मतलब ये वाला, अगर हम इसको अगर जोड़ नहीं देंगे तो ये इसका उच्चारण होगा पक्का। लेकिन हम जोड़ देंगे पक्का पक्का, यानी पे जोड़ पड़ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं, स्वराघात या बलाघात कहते हैं। अगर जोड़ नहीं पड़ेगा तो वो तो सेंटेंस वर्ण दूसरा हो जाएगा। अगर हम ये चीज़ हम बता रहे हैं पक्का है, तो आपको इस पर जोड़ देना होगा। अगर जोड़ नहीं दीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा। तो जोड़ पड़ रहा है ना, तो इसीलिए इसको स्वराघात या बलाघात कहते हैं। अब इसकी बलाघात का जो है, ये बलाघात का मुख्य रूप से इसका भी दो भेद होता है, दो प्रकार होता है। एक होता है वर्ण बलाघात, वर्ण बलाघात। एक होता है आपका शब्द बलाघात, यानी शब्द पर जो बल पड़ता हो, एक वर्ण पर, यहाँ पे शब्द पे बल पड़ा था ना जी, और यहाँ पे अब आगे जो एग्जांपल देखेंगे वो शब्द बलाघात। तो देखते हैं वर्ण बलाघात और शब्द बलाघात क्या होता है। वर्ण बलाघात और शब्द बलाघात। वर्ण बलाघात क्या होता है? वर्ण बलाघात देख लेते हैं अब क्या होता है। वर्ण बलाघात, वर्ण बलाघात बलाघात ये क्या होता है? वर्ण बलाघात, इससे आपको इसमें जो है अर्थ जो है अर्थ में अंतर आ जाता है। वर्ण बलाघात से जो है अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे आप देखें पीठ, अगर हम पीठ बोले, अगर हम इसमें अगर जोड़ नहीं दें, मतलब कि बल नहीं लगा है, तो पीठ, तो ये हो जाएगा। अगर हम बल लगाएंगे तो बल लगाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा? पीठ, ये दीर्घी का रूप ले लेगा। अगर बल नहीं लगा तो पीठ पीठ, तो ये देखिए, तो ये क्या हो गया? उसका जो है अंतर हो जाता है, इस अर्थ में ही अंतर होता है। ये पीठ का अलग मान होता है और ये वाला पीठ का अलग मान हो जाता है, अलग अर्थ हो जाता है। इससे आप देख सकते हैं कि अर्थ पढ़ने पर इसका अंतर जो वर्ण शब्द का इसका क्या होता है? अर्थ में जो अंतर आ जाता है, ये वर्ण बलाघात के अंतर्गत है क्या। अगर अगर वहाँ पे देखें, उसके बाद अब आगे देखते हैं शब्द बलाघात। ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। शब्द बलाघात, शब्द बलाघात में क्या होता है? इसमें वाक्य के अर्थ में जो है, ये जो है वाक्य के अर्थ में जो है क्या होता है? अंतर आ जाता है। वाक्य के अर्थ में अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है। इसमें क्या था? जो है शब्द के अर्थ में, इससे जो है अर्थ में अंतर आ जाता है। इसमें जैसे ये देखो, शब्द जो शब्द था इसके अर्थ में अंतर आ जाता है, और शब्द बलाघात में वाक्य के अर्थ में अंतर हो जाता है। अब एग्जांपल से देखते हैं। जैसे
सॉरी, ये यहाँ जो है शब्द बलाघात नहीं है, वाक्य के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो ये जो आपका वाक्य बलाघात है, शब्द बलाघात नहीं है, ये वाक्य बलाघात है। वाक्य बलाघात है। तीन बलाघात भी 3 प्रकार का होता है। बलाघात 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका वर्ण बलाघात, दूसरा होता है शब्द बलाघात, और तीसरा होता है वाक्य बलाघात। यानी वर्ण पर जब अगर हम बल देंगे तो क्या होगा, वर्ण का, शब्द का अर्थ ही परिवर्तन हो जाएगा। शब्द में भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, शब्द जैसे मान लीजिए बावजूद, बावजूद, ये सब क्या है, ये सब बलाघात है, इस जोड़ पड़ता है, तो इसमें क्या होता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और वाक्य में क्या होता है, वाक्य में भी जो है अर्थ जो है अंतर आ जाता है। कैसे अंतर आ जाता है, एग्जाम्पल से अगर आप देखें, बिल्कुल अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। वो अब एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए पिताजी ने, पिताजी ने, पिताजी ने प्रवर को आज 10 रुपये दिए, प्रवर को आज 10 रुपये दिए, 10 रुपये दिए। तो अगर आप यहाँ पर जोड़ लगाइएगा ना, तो पिताजी ने प्रवर को 10 रुपये दिए, पिताजी ने ही दिए, यहाँ पे जोड़ लगाइएगा तो क्या होगा, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। किसने दिया है, पिताजी ने ही दिया है, ना कि किसी दूसरे ने दिया है, पिताजी ने ही दिया। यहाँ पर अगर बल लगाइएगा तो इसका अर्थ क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा कि पिताजी नहीं दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया है। तो ये वाक्य बलाघात है, यानी बल लगाना पड़ता है तो उससे अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। शब्द बलाघात में भी जैसे बावजूद था, बावजूद लगाने पर क्या होता है, बावजूद कहीं, कुछ एग्जांपल बावजूद है, कहीं, कोई, ये सब क्या है, शब्द बलाघात। इस सब का यूज करने पर अर्थ क्या होता है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वर्ण का समाप्त हो गया। बाकी हम लोग जो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इससे रिलेटेड, वर्ण से रिलेटेड जितने सारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारा चीज़ उसका सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आप लोग कितना सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। धन्यवाद।